जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की बड़ी अपडेट से पहले आपको रूबरू करवा देने का। तो बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है चुनाव को लेकर। दरअसल पश्चिम बंगाल में 3 चरण में हो सकते हैं चुनाव, असम में भी 2 चरण में हो सकते हैं चुनाव। इस तरह की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तमिलनाडु में 1 चरण में मतदान संभव, तो वहीं केरल पुडुचेरी में भी 1 चरण में मतदान संभव बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल अभी सामने आ रही है। आपको बता दें 5 राज्यों की चुनाव जो होने वाले हैं विधानसभा, उनकी तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ऐसे में ये बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है कि कितने चरणों में किस राज्य में चुनाव होने हैं। इसको लेकर भी फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब महज 5 घंटे बाद चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। और इसे लेकर चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार 3 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं, तो वहीं असम में 2 चरणों में, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 ही चरण में मतदान हो सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे, जबकि असम में 3 चरणों में मतदान करवाए गए थे। तो वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 ही चरण में चुनाव संपन्न हुई थी। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और अब तक करीब 480 बटालियन केंद्रीय बल राज्य में भेजे जा चुके हैं, ताकि मतदान के दौरान शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। चुनाव आयोग के ऐलान से पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों का उनको बंगाल भेजा जाएगा, ताकि स्थिति किसी भी तरीके से बिगड़े नहीं। आयोग द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ये अहम जानकारी फिलहाल अभी सामने आ रही है चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें CAC ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और आपको ये भी बताते चले कि तमाम जो राज्य हैं, जिन 5 राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होनी है, उनकी तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। और इसी के साथ कितने चरणों में यहाँ पर मतदान हो रहे हैं, इसको लेकर भी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि बेहद ही कम चरणों में जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराने की कोशिश चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पर इस बार की जा रही है, ताकि चुनाव में निष्पक्षता रहे। क्योंकि हर बार देखा जा रहा है जब जब चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष हर बार चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, निष्पक्षता को लेकर उन पर सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में इस बार ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया है और ये बड़ी अपडेट भी फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर 5 राज्यों में आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इन 5 राज्यों में आपको बता दें तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल समेत राज्य शामिल हैं, जहां पर चुनाव होने हैं। देखने वाली बात होगी कि कब किस राज्य में चुनाव होते हैं और कितने चरण में होते हैं। इसको लेकर फिलहाल एक तरह से पुख्ता ऑफिशियल जानकारी का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है चुनाव को लेकर, जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हर एक राजनीतिक पार्टी यहां पर अपनी रोटी सेकने का प्रयास करती नजर आ रही है। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है कि आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें तमाम सवालों के जवाब तो दिए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जिन राज्यों में चुनाव होनी है, कितने चरणों में चुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, जिस तरह से जानकारी फिलहाल सामने आ रही है 5 राज्यों में चुनाव को लेकर आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, किस तरह की पार्टियों की तैयारी देखने को मिल रही है इन 5 राज्यों को लेकर और खास तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर? देखिए, वेस्ट बंगाल के लिए जो भी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, उनका कैंपेन शुरू हो चुका है। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद भी वहां रैली कर रहे थे और कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री ने की। तो बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैली की शुरुआत हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस भी लगातार कैंपेन कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो चुनावी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव घोषणा से पहले ही अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। लेकिन जहां तक बात आपने कही कि चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर, इस बार चुनाव आयोग काफी पुख्ता कदम उठाया जा रहा है। पुख्ता कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि पिछली बार जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ था तो 6 से 7 चरणों में चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन जो राजनीतिक पार्टियों के सलाह मशवरा राजनीतिक इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता में की, उसके बाद ये खबर सामने आई कि राजनीतिक पार्टियां, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों की बीजेपी शामिल है, वो 3 चरणों में चुनाव कराने के लिए मांग कर रही है। और ऐसा इसलिए मांग किया गया
कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट स्मूथली हो, खासकर वेस्ट बंगाल में। वहीं दूसरी तरफ असम में 2 फेज में इलेक्शन कमीशन चुनाव करा सकती है और बाकी जो 3 राज्य हैं उनमें 1 चरण में चुनाव हो, इसमें केरला है, पुडुचेरी जैसे राज्य है, तमिलनाडु। तो ये 3 राज्यों के लिए कोई दिक्कत नहीं, खासा दिक्कत असम में और वेस्ट बंगाल में। इसलिए चुनाव आयोग अपनी ओर से ये घोषणा कर सकती है कि असम में 2 फेज में और वेस्ट बंगाल में 3 फेज में चुनाव कराए जाए। इस तरह की जानकारी मिल पा रही। तो निश्चित रूप से ऐसा होता है तो काफी ये ड्रास्टिक चेंज होगा पार्टी के निश्चित इलेक्शन कमीशन के कामकाज में। और इलेक्शन कमीशन चाहती है कि काफी स्मूथ हो ये पूरा फंक्शनिंग, इसलिए इलेक्शन का डिप्लॉयमेंट किया रहा। कुछ ही दिन चूंकि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इलेक्शन कमीशन तारीखों की घोषणा करेगी, किन किन चरणों में कब नोटिफिकेशन जारी करना है, कब नोटिफिकेशन फाइल करने की अंतिम तारीख होगी, नाम वापस कब होंगे, उसके बाद चुनाव कब होंगे, काउंटिंग कम होगी। लेकिन ये सब जब भी होगा, जो पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग को 19 मई से पहले कर लें, क्योंकि 19 मई से पहले कई राज्यों में विधानसभा का गठन का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि 19 मई से पहले इन राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग किन किन तारीखों का ऐलान करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव घोषणा से पहले तमाम राज्यों का भ्रमण करता है, वहां विजिट करता है, राजनीतिक पार्टियों से बात करती है, वहां पे पुलिस प्रशासन से बात कर, चीफ सेक्रेटरी से बात की जाती है और ये प्रक्रिया 2 दिन पहले ही खत्म हुई है। तो ऐसे में आज उम्मीद की जानी चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करेगा वो बेहद कम चरणों में और स्मूथली फंक्शनिंग के लिए पूरा मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन का आज आप कह सकते हैं कि एक्टिव हो जाएगा। और एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि आज जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करेगा वैसे ही 5 राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जी ठीक है, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता। रजनीश, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन दिल्ली की सत्ता बेहद अहम मानी जाती है, तो ऐसे में दिल्ली में किस तरह का माहौल बना हुआ है? मीटिंग का दौर क्या शुरू हो चुका है कि बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है आगामी चुनाव को लेकर? किस तरह का दौर देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं सोनी, लेकिन एक बात तय है कि सभी की नजर बंगाल पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बंगाल को लेकर पिछले कुछ महीनों में आप देखें तो लगातार देश की राजधानी में भी राजनीति चलती रही। बंगाल की मुख्यमंत्री कोलकाता से दिल्ली तक चली आई, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसआईआर को लेकर अपना मामला भी कोर्ट के सामने वो लेकर पहुंच गई थी। तो ये जो पूरा मसला चल रहा है बंगाल चुनाव को लेकर, इस पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है और अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते बहुत पूरी तरह से खोले नहीं। आप देखिए 2021 के चुनाव में जो वोट मार्जिन था वो 48% के आसपास वोटिंग जो थी वो हुई थी ममता बनर्जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में 38% की वोटिंग थी। 53 लाख का वोट मार्जिन था। 2024 के चुनाव में देखें तो 46% पर ममता बनर्जी थी, 39% पर बीजेपी थी, 43 लाख के आसपास वोट मार्जिन था। एसआईआर में 63 लाख के आसपास नाम डिलीट किए गए हैं, 60 लाख के आसपास नाम को अभी वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये पूरे कैलकुलेशंस को देखें तो सभी जो राजनीतिक दल है वो दिल थाम कर बैठे हुए हैं कि पता नहीं किसके वोटर्स जुड़े हैं और किसके वोटर्स कटे हैं। इन सब बीच में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। असम में कुछ और मुद्दा है, तमिलनाडु में कुछ और मुद्दा है। तो सभी राज्यों को लेकर इस वक्त दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर तो चलेगा ही। आज जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद रणनीति भी बननी तेजी से शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, आपने जिस तरह से देखिए जानकारी दी यहाँ पर, और हम भी ये देख रहे हैं कि एसआईआर सबसे अहम विषय बना हुआ है इस बार चुनाव के लिए। हालांकि बिहार चुनाव से पहले भी इस वाले मुद्दे को बड़े ही जोरों शोरों से भुनाया गया था, लेकिन प्रभाव उसका कुछ खास देखने को नहीं मिला, विपक्ष उसका कुछ खासा फायदा उठा नहीं पाया। लेकिन कमलेश, आपसे जानना चाहूंगी, एसआईआर को लेकर फिलहाल अभी धरना दे रही है ममता बनर्जी, क्या लगता है कितना प्रभाव एसआईआर का इस बार के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से एसआईआर का इम्पैक्ट पड़ने वाला इसलिए इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो पहले ही लगभग 58 लाख वोट कर चुके हैं, जिनमें से कि मृत लोगों की सूची है, जो लोग परमानेंटली कहीं और चले गए, वेस्ट बंगाल से कहीं और चले गए या जिनके नाम में विसंगतियां पाई गई। लेकिन उसमें सबसे दिलचस्पी है कि लगभग 58 से 60 लाख नाम ऐसे हैं जिनके नाम पर विसंगति है, यानी जिनके नाम पर त्रुटि पाई गई है। उन लोगों को एडजस्टिफिकेशन मतलब जो चीफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनकी निगरानी में उनका नाम का ऑथेंटिफिकेशन जारी है। तो वो नाम की सूची जो है बहुत लंबी होती जा रही है और ये अगर ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों को जोड़ भी लें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होंगे जो मताधिकार से वंचित हो जाएंगे वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे में काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 7 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं उसमें से अगर इस तरह की बड़ी संख्या में लोग अगर 10% के आसपास लोग अगर वोट देने से उनको रोक वंचित हुए तो उसका
इम्पैक्ट चुनाव पर जरूर पड़ सकता है। इसलिए एसआईआर बड़ा मुद्दा होना हुआ। इसलिए आपने देखा कि ममता बनर्जी पिछले 10 दिनों से वहां धरने पे बैठी हैं कोलकाता में, और ऐसी जगह बैठी हुई जहां से उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी। ये वही जगह है जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत धरने से की थी। निश्चित रूप से एसआईआर बड़ा मुद्दा है और आपको न केवल तृणमूल कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी इसके बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में, ताकि दोनों अपने अपने रजनीश आपकी ओर रुक करना चाहूंगी, बिल्कुल उनको एड्रेस कर पाए। जी रजनीश आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए यहां पर कमलेश जी ने बताया कि इम्पैक्ट तो देखिए पड़ेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट किसके फेवर में पड़ेगा, इसको लेकर किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या लगता है किसके फेवर में ये इम्पैक्ट जाने वाला है? देखिए, बहुत दिलचस्प होगा इस बार बंगाल का चुनाव। कांग्रेस अकेले लड़ने का मन बना चुकी है, वाम दल अपनी जमीन तलाश कर रही है, वापस अपनी जमीन पाना चाहती है, बीजेपी चाहती है उनकी वोट प्रतिशत बढ़े। लेकिन ये जो वोट कटे हैं, जो नाम कटे हैं, वो बहुत सारे वोटर्स ऐसे होंगे जो प्रो बीजेपी होंगे या प्रो तृणमूल कांग्रेस होंगे। अब किसके नाम कट गए इसमें बताया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के एड्रेस नहीं मिले, बहुत सारे लोग मृत हैं, बहुत सारे लोग अब मिल नहीं रहे हैं, वो गुमशुदा हो गए हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कोर वोटर्स हैं, जैसे बीजेपी के कुछ समुदाय कोर वोटर्स हैं, वो पूरा समुदाय ही अलग हो गया, वो उनके वोटर्स नहीं मिल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कुछ वोटर्स नहीं मिल रहे, और यही कारण है कि देखिए अभी तक कई पार्टियों ने जो मुद्दों को लेकर, अगर तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दें, ममता बनर्जी को छोड़ दें, तो सभी पार्टियों ने मुद्दों को लेकर बड़ी अभी तक एक सीक्रेसी मेंटेन की है। बीजेपी ने गाहे बगाहे घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा उठाया है, लेकिन अब चुनाव में जब वो उतरेंगे, चुनावी रैलियां करेंगे, वहां पर जो लोकल इश्यूज के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या नहीं है, उसको कितना बड़ा इश्यूज बनाती है बीजेपी। कांग्रेस चुनाव में अकेले जाना चाह रही है। 2021 में बहुत खराब उनका परफॉर्मेंस रहा था, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ होता तो 40 से ज्यादा सीटें उनको आई थी, वाम दल के साथ भी 30 से ज्यादा सीटें आई थी। तो कांग्रेस भी अब चाह रही है कि अपनी एक पैड बनाई जाए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस का रुख जो है वो सॉफ्ट है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो पहले बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बड़ा एग्रेसिव हुआ करते थे ममता बनर्जी को लेकर। लेकिन अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बहुत मॉडरेट माना जाते हैं। तो कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है, बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही है, बिल्कुल अग्रेसिव होकर बंगाल के चुनाव में जाना चाहती है। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो अभी से वहां से कैंप कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, बीजेपी के प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, वो लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। और ममता बनर्जी वो ये शो करना चाह रही है कि वो लोगों की एडवोकेसी कर रही है, वो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री होकर वो धरना पर बैठ रही हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं, वो मार्च निकाल रही हैं, दिल्ली में आके चुनाव आयोग से मुलाकात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रही हैं। तो ममता बनर्जी बिल्कुल कहते हैं ना, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर जाके खेलना चाह रही है। और बीजेपी बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव के साथ बंगाल में आगे बढ़ना चाहता है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी आपने साझा की रजनीश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश जी आप बने रहिएगा तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ।